नमस्कार, मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी अभी ट्री का एग्ज़ाम समाप्त हुआ। इसमें बहुत सारे छात्र सफल होते हैं। आप सबके बहुत ज़्यादा डिमांड पर, आप सबके लगातार कहने पर कि सर आखिरकार जो बीपीएससी ट्री में अभ्यर्थी सफल हुए हैं, किसी एक का आप इंटरव्यू लेकर आइए, क्योंकि जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें हम लोग थोड़ा गाइडेंस मिलेगा। तो इसी बीच हमारे बीच विष्णु मिश्रा जी हैं, जिन्होंने बीपीएससी टीआरई में और पीआरटी में सफलता हासिल किया है। इनसे जानेंगे किस तरीके से सफल हुए हैं, इन्होंने क्या योजनाएं बनाई। आप सबको जो भी सलाह देंगे वो भी आप लोग देखिएगा। तो वीडियो का अंत तक बने रहेगा। चैनल पर चलो सब्सक्राइब भी आप लोग करिएगा। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके इस सफलता पर आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर, आप सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस सफलता से आप अपने आप में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो एक बेरोजगारी का ठप्पा होता है, जब आदमी बेरोजगार हो जाता है तो उसके अंदर फीलिंग क्या होती है, थोड़ा आप बता दीजिए। बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि जब आप मेहनत किए रहते हैं और मेहनत का जब परिणाम आता है तो परिणाम बेहतर ही होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि थोड़ा सा चूँकि वहाँ पर जब हम लोग गए ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ चूँकि सब सेलेक्टेड थे, सब अपने में एक से एक पारंगत रहे थे। हम भी उसी में थे। पहले तो हम अपने आप को ही समझ रहे थे कि हाँ ठीक ठाक कैटेगरी में हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो एक से एक वहाँ पर मिले, अच्छा लगा। वो आनंद नहीं मिल रहा था सुकून सिलेक्शन का, लेकिन जब घर फ़ोन करते थे, बातचीत करते थे लोगों से, कैसा लग रहा है सुनते थे, तो समझ में आता था कि नहीं हम सेलेक्टेड हो गए हैं, बीपीएससी क्वालिफाई हैं टीआरई के लिए, प्राथमिक के लिए। तो बेहतर अनुभव होता था। अभी घर पर आए हैं, 6 तारीख को हम लोग का ज्वाइनिंग है और आए हैं तो मुलाकात होती है, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिन से कह रहे थे कि भैया आइए, लेकिन बिहार सरकार हैक जैसे कर लिया, हम लोगों को आने ही नहीं दे रहा था लेकिन फिर भी जद्दोजहद से किसी तरह आए हैं। अब तो आना जाना लगा रहेगा इसी तरीके से। आपकी बीपीएससी ट्री के पीआरटी में आपकी कुल कितनी रैंक थी, एक बार आप सर बता दीजिए ये भी। मेरा 4000 रैंक था, 6ठी लिस्ट में हमारा रोल नंबर रहा है, तो ठीक ही था, नंबर पर्याप्त थे। और जो कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि सर से पूछिएगा जो आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो सर तैयारी कैसे करते थे? क्या वो घर पे तैयारी करते थे या कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हुए थे? कैसे तैयारी करते थे, एक बार जरूर पूछिए, क्योंकि जो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का जो एग्जाम आ रहा है 6 to 8 में, 9 to 10 में, 11 to 12 में जो वैकेंसी आ रही है, लगभग 70,000 पर तो वैकेंसी आ गई है, ठीक है ना। उसकी हम तैयारी किस तरीके से करें, तो इसके भी थोड़ा आप हमारे जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी गाइडेंस दे दीजिए। जी बिल्कुल। चूँकि जो भी इस तरीके से जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या तैयारी करने के शुरुआत करते हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कोचिंग ज़रूर किए रहते हैं, चाहे महीना का हो, चाहे 2 महीना का हो, या साल, 2 साल या 10 साल का हो। हमने भी शुरुआत में तैयारियां की हैं कोचिंग में, लेकिन कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक खुद ना पढ़ा जाए तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था जी कादीपुर में, अपने टाउन एरिया में, जी और उसी तरीके से इलाहाबाद में भी होता था, चूँकि हमने देखा है जा करके। तो कुछ आर्थिक स्थिति भी इसी प्रकार से होती हैं कि हर कोई इलाहाबाद जा कर के कमरे ले कर के करना वही काम है अंतोगत्वा, कि पढ़ना खुद ही पड़ेगा। तो ठीक था, लाइब्रेरी से तैयारी की, यानी सेल्फ स्टडी, और जो भी किताबें थी उन किताबों को बार बार पढ़ना। और बढ़िया एक अच्छा मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये अनुभव रहा भी है कि अगर आप खुद में डेडिकेट हैं और आप अपने आप को पहचान पा रहे हैं कि हाँ एस बी कैन कर सकता हूँ, तो आप सेल्फ स्टडी बहुत बढ़िया एक क्षेत्र है कि आप इस गतिविधि में सेल्फ स्टडी करके आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है खुद में विश्वास करना। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिनका भी टीआरई 2.0 बीपीएससी में टारगेट है 6 to 8, या जो भी छूट गए हैं 9, 10th, 11, 12th में, हम भी फॉर्म भरेंगे फिर से। चूँकि मैं डीलर रहा हूँ तो मेरा 6-8 फिर से रहेगा। अभी तो हम लोग इसी कसम में जूझ रहे हैं। तो हालांकि अस्थायी तौर पे जिस दिन हम लोगों को ज्वाइनिंग हो जाएगी, हालांकि 18 के बाद हो ही जाएगी, तो हम लोग भी फिर से 6 to 8 में पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे, लगेंगे फिर से। तो जो भी बच्चे हैं
वो सब भी अगर इसी तरीके से लगातार, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, उसमें कोई कमी ना हो, और सेल्फ स्टडी अगर करेंगे तो आप देख पाएंगे, मेरा व्यक्तिगत तौर पर अनुभव भी रहा है, कोई भी बुक हो अगर 400 पेज का है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में प्रतिदिन के हिसाब से निर्धारित करें। तो जिस हिसाब से उनका स्टेमिना हो, अगर वो 10 पेज पढ़ पाते हैं एक दिन में 10 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ पाते हैं 2 पेज पढ़ें, ठीक है। अगर उनको लगता है कि नहीं है मेरा स्टेमिना एक ही पेज का है तो 1 पेज पढ़ें, तो उस हिसाब से देख भी ले कितना हमारे पास समय है। जब आप किताब को कम से कम 2-3 बार नहीं पढ़ पाओगे तो सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है। तो कम से कम तो माइंड को भी मजबूत करना होगा, और एक हिसाब किताब लगा करके 400 पेज का किताब है तो दिसंबर हमारा पेपर है, तो मोटा मोटा 30 दिन का समय है, तो उसी हिसाब से 30 दिन में कम से कम 2 बार तो किताब को पढ़ना भी है। तो एक मैटर ये आता है, चलो ये तो हो गया पढ़ाई का, एक मैटर और आता है कि आखिर कितना घंटा पढ़ें। घंटे का नहीं होता है, कितना पढ़ें ये होता है। तो अगर जुनून है, जिद है कुछ करने की, कुछ पाने की, बाकी खोया तो सब कुछ है। क्योंकि बेरोज़गार जो है उसके पास कुछ नहीं है, दूसरे के देखने पर सब कुछ है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। दिल से अगर है तो कुछ भी नहीं है, चेहरे पर भले मुस्कुराहट हो लेकिन अंदर से वो खाली खाली ही रहता है, क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, बाकी तो करने को तो कुछ भी कर सकता है जो पढ़ा लिखा है फ़िलहाल। तो मेरा यही मशवरा होगा कि जिनका भी 6 to 8 या 9, 10th, 11th, 12th है, तो मैं तो कहूँगा सेल्फ स्टडी करें, और जो भी किताबें हैं उन किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करें और पढ़ने की कोशिश करें जितनी बार हो सके। ये नहीं कि 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा, घंटे का नहीं होता है। जब तक जिद हो जाए तो मर ही जाएंगे, यानी वही दशरथ मांझी की तरह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा जुनून। और हमने उस चीज़ को किया है, महसूस किया है, जैसे कि सोनक सर जानते भी हैं, देख भी रहे थे, तो इतना तो करना पड़ेगा। और मौत जब अंत है नहीं तो मौत से क्यों डरें, कुछ सकारात्मक पंक्तियां भी दिमाग में रखनी चाहिए। अगर लगता है कि बीपीएससी की तैयारी या कंपटीशन तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी में जीवन चला भी जाता है तो बुरा क्या है। सही। तमाम लोग शहीद हो जाते हैं देश के लिए, और देश के लिए ही सेवा करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। जब उस लायक अगर आप हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये मेरा दावा है। ये एक दिन ज़रूर होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ये भी तय है। ठीक। तो सर, जैसे कि बीपीएससी एग्ज़ाम में पेपर को बनाया था, काफ़ी क्वेश्चंस को वो यूपीएससी लेवल का बनाया था। इससे आपकी तैयारी का पता चलता है किस तरीके से आपने पढ़ाई किया था, ठीक है। क्योंकि पेपर का जो पैटर्न लेवल था वो काफ़ी आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं गाँव से ही स्टडी किया था और लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था, तो इसमें जब आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आपके गांव वालों को, आपके जो टोला होता है उसको, उनका क्या रिएक्शन होता है? क्या आपको बधाइयाँ देने में आते हैं? क्या उनका रिएक्शन होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। पहले तो जैसे कि आपने कहा कि तैयारी एक दिन की ये नहीं है, बीपीएससी की तैयारी ये एक दिन की नहीं है। ये पिछले 4-6 साल की तैयारी है, 8 साल की तैयारी है। मैं तो काफ़ी दिन से तैयारी में लगा रहा हूँ। जैसे मैं ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया तब से मैं कंपटीशन का एक जुनून मेरे अंदर रहा कि नहीं, मुझको लेना है तो सरकारी नौकरी ही लेना है। चूँकि मैं एवरेज स्तर का ही लड़का रहा हूँ, तो मैं एक्स्ट्रा माइंडेड नहीं था। तो फिलहाल जैसे औसत बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह हमारी तैयारी भी रही है, और बाकी व्यवधान तो बीच में आते ही रहते हैं, भटकाव की एक स्थिति भी आती है, लेकिन उसमें अच्छे संगत, अच्छे विचार, अच्छे लोगों के बातें, अगर ये सब चीज़ें होती रहती हैं तो भटकाव की स्थिति भी फिर सन्मार्ग पर आपको ला ही देती है, जैसे कि हमारे साथ हुआ भी है। तो इस बीपीएससी में कठिन स्तर के, जैसे कि आपने कहा प्रश्न, कठिन और सरल में खाली इतना ही अंतर है जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। अगर आप पढ़े नहीं हैं तो वो कठिन है, और पढ़े हैं तो आपके लिए सरल है, बस इतना ही अंतर है। रही बात हमारा टीआरई, बीपीएससी टीआरई में एक्सपीरियंस की, पीआरटी में, हाँ हम भी कहीं ना कहीं शौक रहे, लेकिन जो पहले हमने तैयारी किया था वो एनसीईआरटी की बुकें, बहुत पहले जिसे जुनून शुरुआत में था कि लुसेंट पढ़ें, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ें,
और फिर तब एडवांस बुक को हायर किया जाए, फिर एडवांस बुक को पढ़ा जाए। तो यही रूल हमने भी अपनाया था। तो पहले लुसेंट पढ़ा गया था, फिर एनसीईआरटी चला था। विशेष करके हम तो कहेंगे कि 9, 10, 11, 12 और 6, 7, 8 वालों के लिए, चूँकि हमारा 6, 7, 8 में विशेष अनुभव रहा है, चूँकि मैं डीलर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करें, पहले तो उसी को वरीयता दें। और एनसीईआरटी में जो कक्षा होनी चाहिए वो 9, 10, 11, 9, 10, विशेष कर 9, 10 तो विशेष करके पहले 9, 10 ख़त्म कर लें, फिर और ज़्यादा ख़त्म करना है तो 7, 8 ख़त्म कर लें, फिर 11, 12 को टच करें। लेकिन जो साइंस साइड के हैं, जैसे कि हमारा तो समान अध्ययन हमेशा रहता है, चूँकि मैंने बीए किया है, और जिन्होंने बीएससी किया है वो तो 11, 12 को भी टच करें, ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, रही बात अब क्वालिफाई करने की, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। क्वालिफाई करने पर गांव मोहल्ला को कैसा लगता है, तो ये तो वही बता सकता है कि जिसने अनुभव किया हो या जो वहाँ तक टच करके वापस आ गया हो। हमारे बहुत सारे ऐसे बड़े भाई लोग थे, गार्जियन में बहुत सारे आदर्श भी रहे थे हमारे, जो कि 45 साल तक तैयारी किए, यूपीएससी की तैयारी किए। हालांकि दुर्भाग्यवश नहीं हो पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आज भी उनके चेहरे पर शिकन है। उसी तरीके से थोड़े बहुत उदासी भी रहती है देख करके, लेकिन हाँ, हमारे सिलेक्शन से वो लोग कहीं ना कहीं आशातीत भी हुए हैं। उनको बहुत अच्छा लगा, बधाई देने हमारे घर पर आए, हमारे वकील साहब, प्रधान जी पूरी फेरिस्त, पुराने सब दोस्त भी, कि हमारे ग्रुप का ही लड़का हुआ है। तो एक बहुत मायने रखता है। और फिर जनरल कैटेगरी में होना एक बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है। और फिर दूसरे प्रदेश में जा कर के नौकरी छीन लेना, ये और बड़ी बात है। तो पूरा हमारा मोहल्ला, हमारा पूरा एरिया और जा करके हमको बताते रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं रहा है। और आपके ही द्वारा हमने इस चीज़ का अनुभव किया कि नहीं, हमारा जो है कि काउंसलिंग जो है वो 20 तारीख को ही है। आप बहुत जिद की रात में कि जाना चाहिए, लेकिन हम गए नहीं। हालांकि 21 को हमारी काउंसलिंग हुई। तो कभी कभी सब चीज़ें हो जाती हैं। बाकी सौनक जी ने इस चीज़ को पहले ही हमको बता दिया था कि नहीं भैया, आपका 20 तारीख को ही है काउंसलिंग, आप निकल जाइए। फिलहाल 21 को हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अनुभव अच्छा रहा है। ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि दूसरे राज्य में नौकरी छीनना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, तो इसी बारे में एक मेरा और भी सवाल है। जैसा आपको पता है कि आप यूपी से बिहार में गए हैं, ठीक है, और यूपी से बिहार नौकरी लेना, आपके अंदर वो विचार क्या है? और साथ साथ अगर यूपी से आप बिहार गए हैं तो कहने का मतलब ये भी है कि यूपी सरकार नौकरी नहीं दे रही है। चाहे शिक्षक भर्ती की बात कर लें, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें, किसी भी शिक्षक भर्ती की बात कर लें, आप सबको वहाँ पे चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सभी भर्ती परीक्षाओं में यूपी सरकार कहीं न कहीं असफल होती नज़र आ रही है। तो उसको लेकर यूपी सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और यूपी से आप बिहार जा कर के जॉब लेना, आप टीचर में सेलेक्ट हो जाना, उसके लेकर आपके अंदर क्या विचार है? इसके बाद थोड़ा और बता दीजिए सर। ठीक है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही प्रश्न करने के लिए। सामाजिक मुद्दे हैं, इन पर भी आप विचार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई भी और धन्यवाद भी। रही बात हमारा व्यक्तिगत तौर पे बिहार जाने का, हम ही नहीं, हम जहाँ प्रशिक्षण ले रहे थे वाल्मीकि नगर में, तो वहाँ पर भी लगभग 70% हम लोग यूपी के ही थे। चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे वो हमारे भाई रहे हों, लगभग बच्चे 70% यूपी के थे। कुछ बच्चे वहाँ हमको महाराष्ट्र के भी मिले थे, मध्य प्रदेश के भी मिले थे, वेस्ट बंगाल यानी शिलांग की कुछ बच्चियाँ थी वहाँ पर, शादीशुदा थी, कुछ बच्चियाँ भी थी वहाँ पे आई थी ट्रेनिंग के लिए। और हम भी चूँकि अलग प्रदेश के ही थे, तो भाई रोज़गार तो सबको चाहिए, वो भी सरकारी तो विशेष करके, चूँकि सामाजिक एक मांग हो चुकी है बीमारू राज्यों में, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों में विशेष करके सरकारी नौकरी की जो मांग है वो फिर ईटेक, बीटेक और एमबीबीएस सब फेल कर दिया है। ऐसी बात नहीं है, चाहे वो चपरासी की ही हो। और फिर बीपीएससी के थ्रू टीआरई प्राइमरी की नौकरी, टीजीटी, पीजीटी की नौकरी, अच्छी नौकरी है, फर्स्ट क्लास 4200 ग्रेड पेमेंट है, दरोगा के समकक्ष माना जाता है। तो चाहे बिहार में रहें, चाहे यूपी में रहें, मान लीजिए अगर हम यूपी में ही नौकरी करते और हमको गाज़ियाबाद दे देता, तो दूरी तो है ही है, और हम बिल्कुल जस्ट बिहार के बॉर्डर पे हैं,
यूपी के बॉर्डर पे हैं तो मान चलिए यूपी में ही हैं, हमको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट नहीं है। हाँ, एक चीज़ का जैसे कि आपने कहा कि आखिर यूपी की सरकार क्या रोज़गार देने में नाकाम है, तो बिल्कुल नाकाम है। हम लोग 2017 बैच के रहे, बीटीसी 2019 में समाप्त हो गया हम लोगों का, बस इसी आशा में कि ठीक है 2017 में वो भी आया था, एक भर्ती भी आई थी 18-19 से क्लियर कर दिया था 69,000। और अगर वही 5 महीना वेट कर लिया होता तो हम लोग भी उसमें होते, तो उतना कष्ट ना होता। आज हम लोग भी जिस जहाँ पे रहते ईमानदारी से अपने कर्तव्य का वहन करते, जो हम बिहार में करने जा रहे हैं वो करेंगे भी ईमानदारी से, ऐसी बात नहीं है। समर्पण भी है, आग भी है कुछ कर गुजरने का। और एक टीचर जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता भी होता है, वही राष्ट्र निर्माता होता है। उसी के पढ़ाए हुए लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न जाने क्या क्या बन जाते हैं। हम भी किसी ऐसे ही आदरणीय गुरु के ही पढ़ाए हुए आज हम यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि जो आप हमारा इस तरीके से सौभाग्य रहा हमारा कि आप इस तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ऐसे ही हम न जाने कितने बच्चों को इस लायक बनाएंगे, और हमारी पुरजोर कोशिश भी रहेगी। यही हम उत्तर प्रदेश में करते। हालांकि हमारा बिहार एज ए हम अलग प्रांत नहीं मान रहे हैं, हम उसको एज ए इंडिया मान रहे हैं। भारत हमारे भारत का ही एक अभिन्न अंग है, वो है राज्य है, हम उसको भारत ही मानते हैं। और भारत एक राष्ट्र निर्माता होने के कारण से हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जैसे हम यूपी के बच्चों के साथ ट्रीट करेंगे, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का वहन करेंगे एक अध्यापक होने के नाते, उसी तरीके से हम जहाँ पर हमारी पोस्टिंग हुई है हम वहाँ पर भी अपने कर्तव्य का वहन ईमानदारी से ही करेंगे और करते रहेंगे। और ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे हम ऐसा ही करते रहें। जिस दिन अगर हमारा ऐसा विचार आया कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो उस दिन फिर हम ये नौकरी फिर हमारे हाथ में रहे ही ना। ये हम ऑनलाइन भी कह रहे हैं इसको लेकर के। यूपी सरकार नाकाम रही है, उसको ध्यान देना चाहिए। आपके दूसरे प्रश्न को उत्तर दे देते हैं, ये सही है, सत्य है। 17 से लेकर 19 से लेकर के अगर देखा जाए 2023 लास्ट चल रहा है, 2024 मान चलते हैं मोटा मोटा, तो आज 5 साल 6 साल में एक आयोग का गठन नहीं कर पाए हैं शिक्षा विभाग का कि वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। बीच बीच में 19 में था कि अगस्त में हो जाएगा, नहीं 20 में हो जाएगा, कोरोना काल के बाद जस्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, विधानसभा का चुनाव भी उसी में समाप्त हो गया, नहीं आया। फिर से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, नहीं आएगा इसमें भी। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा सरकार को हम किस तरह से कह सकते हैं। लेकिन हाँ इतना ज़रूर मेरा अनुभव रहा है कि सरकार हाँ नौकरी देने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। एक आयोग है यूपी SSSC 2021 में नंबर मार्क्स हमारे अच्छे रहे, जैसे कि आप जान ही रहे हैं। परेशानी है, अब कितना दर्द बयां करें। 2022 में 99.8 परसेंटाइल लेकर के अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2022 वाले से कोई एग्ज़ाम नहीं दिया हम, क्योंकि फॉर्म भरे, BPO का फॉर्म भरे, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरे, कुछ नहीं। लेखपाल का दिए थे, उसमें फेल ही हो गए थे, जैसे आपको पता भी होगा। तो फेल होना भी, पास होना एक अलग बात है, लेकिन पेपर अगर होता रहे तो एक आशा रहता है ठीक है इस बार नहीं हो तो अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। पेपर और पढ़ने का जुनून और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब की बार 2 नंबर से रुके या 0.5 नंबर से रुके, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार हो जाएगा, अगले साल फिर आएगा, एग्ज़ाम देंगे अच्छे से, जो कमी रहेगी उसको दूर करेंगे, अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब 2-2 साल 3-3 साल एग्ज़ाम ही ना हो या एग्ज़ाम हो जाए उसका रिजल्ट ही ना आए। अब हम लोग 2021 जनवरी में दिए थे, याद होगा, जूनियर एडेड का यूपी में एग्ज़ाम हुआ था, हमारे मार्क्स अच्छे थे उसमें, आज तक रिजल्ट नहीं आया। अब कब रिजल्ट आएगा पता नहीं। तो एक नौकरी के भरोसे यूपी में तो ये हो गया है कि पेपर दे लो फिर उसको भूल जाओ, अगले तेरे पर जुट जाओ, ठीक है ना। तो ये भी एक हालांकि ठीक ही है, अब क्या बताएं, अब सरकार से लड़ा तो नहीं जा सकता है। लेकिन एक लाइन में अगर इतना ज़रूर कहेंगे हम, हाँ यूपी सरकार नौकरी देने में नाकामयाब रही है, ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया कि चाहे यूपी सरकार में, चाहे वो शिक्षक भर्ती की लेकर बात किया जाए, चाहे किसी पात्रता परीक्षा को लेने की बात कहा जाए, यहाँ पे यूपी SSSC की बात अगर उठी है तो कहीं न कहीं PET एग्ज़ाम को लेकर उठी है। हमारे साथ जो विष्णु सर हैं, इनके माध्यम से यूपी SSSC PET का एग्ज़ाम है वो लगातार हर वर्ष कराया जाता है। PET एग्ज़ाम यूपी SSSC के माध्यम से आप एक बार ये भी सोच सकते हैं कि आप पात्रता परीक्षा कराने में 1 साल भी विचलित नहीं होते हैं, जबकि एक ही बच्चा हर वर्ष वही पात्रता परीक्षा दे रहा है। आप उस बीच में कोई भी मुख्य परीक्षाएं नहीं कराते हैं, चाहे वो लेखपाल की बात कर लिया जाए, चाहे आप कनिष्ठ सहायक की बात कर लें, किसी भी भर्ती परीक्षा का मुख्य परीक्षा कराने में असफल रहते हैं। लेकिन पात्रता परीक्षा कराने की बात कहा जाए तो आप हर वर्ष कराएंगे, ठीक है। उसको लेकर के आपकी सारी तैयारियां हो जाती हैं। कहीं न कहीं यूपी सरकार के बारे में सोचना पड़ेगा, और आपका क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। इसी पे सर एक सवाल और है मेरा,
हम समझ सकते हैं आपका इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं इसको लेकर भी लगातार प्रश्न उठा रहे थे कि जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली हुई है। जो यहाँ पर खास करके बात करें चाहे सीटेट फेल और मेरिट घोटाला में, और यहाँ पे एस्टेट फेल, सारे बच्चों की ये भी प्रश्न था कि सर यहाँ पे जो बच्चों का नंबर कम था मेरिट से उनको भी ले लिया गया है। क्या ऐसा हुआ है? क्या आपको वहाँ लगा कि ऐसी चीज़ें वहाँ घटित हुई हैं? कुछ आपको वहाँ भी ऐसा लग रहा था क्या? प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताइए आप। ठीक है, ये तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लोग कर भी रहे थे। हो सकता है सत्यता भी हो कहीं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत तौर पे जो अनुभव रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके पास योग्यता थी उसने नौकरी छीन लिया। दूर दराज के भी लोग वहाँ पर आए, जैसे कि हम खुद अपना परिचय बताएं कि मैं यूपी से ही हूँ, सुल्तानपुर से और तहसील कादीपुर से। तो ऐसे ही तमाम लोग, कुछ कानपुर से, कुछ हरियाणा से, कोई राजस्थान से, राजपूत, बड़ा अच्छा हमारा मित्र रहा है, वहाँ पर अनुभव रहा है। धांधली को लेकर के लोग चर्चा जरूर करते थे, लेकिन खुलेआम खुले तरीके से इस चीज़ को एक पोर्टल भी बीपीएससी आयोग ने खोला था कि आप जीमेल करके सूचना दें, और अब तो इस पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी वो एक्टिव हो चुका है बीपीएससी आयोग। और ठीक भी है एक प्रकार से। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ धांधली हुई है तो उसको दिखाओ भाई, गलत तरीके से बगलाना नहीं चाहिए, ये सही है। और मेरा अनुभव रहा है ऐसा कुछ भी धांधलेबाजी नहीं हुई है, मेरिट में लेकर के भी कोई धांधलेबाजी नहीं हुई। बाकी सरकार है, बुद्धिमान है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, उसके पास हमारे जैसे न जाने बड़े बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, आईएएस कैटेगरी के रहते भी हैं, उनके पास सलाहकार भी हैं। तो उनके सलाहकार के अनुसार ही जो हुआ है, रिजल्ट आउट हुआ है, या उनके अनुसार जो काउंसलिंग हुई है, या अभी नियुक्ति पत्र वितरित भी हुआ है। तो ऐसी बात नहीं कि एक आदमी की विचार या मंशा नहीं है, ये मस्तिष्क उपज नहीं है, ये एक कैबिनेट की या एक तमाम बुद्धिजीवी लोगों के विचार की उत्पत्ति ही है, जो इस तरीके से इतना जल्दी ऐतिहासिक रूप से हम लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। तो इस पर कोई धांधलेबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अगर ऐसा कोई कह भी रहा है तो उसके बगल में कतई मत आएँ। और 2.0 की जो तैयारी करने वाले हैं, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, 6 से लेकर के 12 तक के, वो लोग अपनी तैयारी नोटिस के हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। दिसंबर में अगर उसने कहा है पेपर कराएंगे, जैसे सूचना मिली भी होगी, तो दिसंबर में पेपर करा लेगा। लक्ष्य टारगेट इसी को मानकर चलें कि दिसंबर में पेपर करा ही लेगा, ठीक है। और उसने ये भी कहा है कि मैं फरवरी मार्च तक का रिजल्ट दे करके ज्वाइनिंग भी करा दूंगा, और ये सत्य है कि वो ज्वाइनिंग करा देगा। तो दिसंबर तक तैयारी करें। बाकी इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि धांधलेबाजी होगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर अतुल प्रसाद जी बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी पर्सन हैं, और सब कुछ आजकल डिजिटल हो रहा है। तो अगर कोई गलत कर रहा है तो जो कर रहा है वो भुक्तभोगी होने के लिए तैयार भी रहे, तो उसका परिणाम भी जल्दी से जल्दी उसको मिलेगा भी। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि धांधली को लेकर के जो कहा आपने कि जो गलत कर रहा है उसका भुगतान वो करेगा, जी बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि अभी चाहे वो मोतिहारी की बात करें, वहाँ 22 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग होने के बाद भी, काउंसलिंग होने के बाद भी उनको वहाँ से पद से उनको हटा दिया गया, क्योंकि वो उससे ये पता चला कि कहीं कहीं उनके कहीं कहीं चाहे सीटेट में चाहे एस्टेट में उनके नंबर कम या फेल हैं। ठीक है। और दूसरी जगह यहाँ पे औरंगाबाद की करें, बहुत ज़्यादा 32 लड़कियों को वहाँ से बाहर कर दिया गया। कहीं न कहीं जो शिकार हुए हैं, जो बीपीएससी के पास डाटा आया, उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है। इसको आप मान के न चलें कि बीपीएससी टीआरई 2 में नकल होगा या धांधली होगी। बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहें। ठीक है। अब सर से हम दूसरा सवाल लिख लेंगे कि क्या वहाँ नियुक्ति लेने में जो हमारे बहुत सारे छात्र अभी बीपीएससी 2.0 में जाएंगे, उनको नियुक्ति मतलब सफल होंगे, वो जाएंगे नियुक्ति लेने अपना, क्या उनको कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत हुई वहाँ पहुँचने में, या फिर पहुँचने के बाद आपको रहने में, खाने में, या वहाँ पर सरकार के माध्यम से कोई दिक्कतें होने देखी मिली? क्योंकि जब वहाँ पर मैंने ये देखा कि जहाँ हमारे बच्चे वहाँ पर काउंसलिंग कराने जा रहे थे, क्योंकि जो लड़कियाँ थीं और जो लड़के थे साथ में काउंसलिंग हो रहा था, तो जो लड़के और लड़कियाँ थी थोड़ा अभद्रता भी हुआ। क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या इस पर सरकार को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, लड़कों लड़की का लाइन अलग लगवानी चाहिए, या फिर वास्तव में कोई दिक्कतें हुई? इसके बारे में आप ज़रूर बताइए अपने को लेकर के। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न आपका रहा है, लोग कम से कम इस चीज़ को जानें। देखिए, इतना पढ़ाई करने के बाद जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए बहुत अपने आप को निराश नहीं रखना चाहिए। हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत भीड़ थी, चूँकि 20 को ही हमारा काउंसलिंग था, हम 21 को कराए थे, तो 21 को काफ़ी अच्छी भीड़ हो चुकी थी। दोपहर तक जाते जाते 2 बजे तक हम खाना ही नहीं खाए थे, 2:30 बजे हमारी काउंसलिंग हुई। तो बहुत लेकर के देख भी रहे थे कि जो लड़के गंभीर कम थे
उत्साह में बहुत ज़्यादा ठेली ठेला भी कर रहे थे उसमें भीड़ में। हालांकि बॉयज़ की एक लाइन लगी थी, गर्ल्स की 2 लाइन लगाई गई थी। देखो, एक होता है कि हाँ जल्दी से काउंसलिंग हो, जो भी हो फाइनल हो जाए। अगर सकारात्मक सकारात्मक, नकारात्मक नकारात्मक, रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, ये मानवीकरण है। लेकिन एज ए टीचर के अंदर सहनशीलता होनी ज़रूरी है। टीचर की पहचान ही है सहनशीलता, पेशेंस। अगर पेशेंस है तो वही टीचर है, अध्यापक है। जब पेशेंस ही नहीं तो किसी चीज़ का वो अध्यापक। तो ऐसे जो मतलब कि कैंडिडेट किए भी होंगे या किए भी थे, हमने भी देखा था, हाँ कुछ बहुत ज़रूर हुआ था। लेकिन इसको लेकर के इतना बड़ा इशू नहीं बनाना कि नहीं हमको बिहार जाना ही नहीं है। और रही बात काउंसलिंग के पश्चात, बिहार के लोगों का बिहेव बहुत प्यारा रहा है, मिलनसार रहा है। और वैसे भी जब आप बीपीएससी क्वालिफाई करके जाओगे तो वैसे भी आपको तो इज्जत मिलना ही मिलना है, ऐसी बात नहीं है। एक बार किसी कांस्टेबल से या दरोगा तक के रैंक से अगर आप कहते हो कि सर, अगर वो पूछ लिया और आप बताए व्यक्ति कि नहीं मैं बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई हूँ, तो वैसे भी आपका रेपुटेशन बढ़ जाता है। और जो भी आप कहते हैं, आपकी बातों को जरूर से जरूर मान्यता दी भी जाती है। और बाकी रही बात बिहार के लोगों की, तो बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग थे, जिनसे हमारी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात हुई और हमारा व्यक्तिगत तौर पर अनुभव भी रहा। मैं वाल्मीकि नगर, बेतिया, 2 जगहों से विशेष ताल्लुकात रहा हमारा। वाल्मीकि नगर में हमारी पूरी ट्रेनिंग चली है और बेतिया में हमारी काउंसलिंग हुई। बेतिया में ही हमको नियुक्ति पत्र भी मिला। तो बेतिया के भी लोग बड़े अच्छे हैं और वाल्मीकि नगर के भी लोग बड़े अच्छे हैं। तो मुझको लग रहा है कि नहीं, हमारा पश्चिमी चंपारण तो ठीक ही है और एक ज़िले से निर्धारित हो जाता है लगभग मोटे मोटे तौर पर कि बिहार के लोग भी बड़े अच्छे हैं, मिलनसार हैं। जैसे हम लोग इंसान हैं वैसे वो भी इंसान हैं। रही बात थोड़ी सी लैंग्वेज, भाषा, संस्कृति, कल्चर, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन वो भी एक सीखने का अपना अनुभव होता है। उसको सकारात्मक लेना चाहिए कि ठीक है, हम एक अलग भाषा सीख रहे हैं, अलग खान पान सीख रहे हैं, अलग कल्चर सीख रहे हैं, अलग रहन सहन सीख रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य भी है कि हम कम से कम 2 राज्यों के संस्कृति, कल्चर, भाषा, नैतिकता, राजनीति भी तो इन सबको सीख रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि सब बहुत अच्छा है। अगर आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। अगर आप जिस तरीके से आप होंगे वैसे ही अगले भी आपसे ट्रीट करेगा, जायज़ सी बात है। ठीक है। तो जैसे कि सर ने बताया कि हम जहाँ पर गए थे वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक थी। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, जिसको लेकर बीपीएससी ट्री 2.0 को लेकर के जितने भी छात्र सेलेक्ट होंगे, तो आप ये मत सोचिए कि हम वहाँ पे न जाएं। देखिए, अगर जॉब मिल रहा है तो बिल्कुल ले लीजिए, जाना चाहिए। और आप अपने आप को जो बेरोजगार ठप्पा है उसको हटा दीजिए रोजगार लेकर, ठीक है। और एक बहुत अंतिम प्रश्न, और जो कि बहुत कॉमन प्रश्न है, नया प्रश्न होता है, आपको पता है, कोई व्यक्ति अगर अपनी तैयारी करता है, किसी न किसी को अपना आइडियल मानता है, किसी न किसी को अपना आदर्श मानकर वो तैयारी करता है, वो उसी के रूप में ढाला होता है। तो हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार सर का वो आइडियल कौन था, सर का वो आदर्श कौन था, जिसको वो अपना आदर्श मानकर वो अपने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे। अगर वो अपना आदर्श मान रहे थे, उनके प्रति उनका क्या विचार है, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये एक अंतिम सवाल है जिसको लेकर हम सर से पूछने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसको लेकर के मुस्कुरा भी रहा हूँ, और चूँकि ये एक हमारे लिए कठिन प्रश्न भी है। एक एवरेज स्टूडेंट जो बैक बेंचर हो, उसके लिए आदर्श उदर्श बहुत मायने नहीं रखता है। चूँकि उसका पहले एम कुछ और होता है, बाद में एम कुछ और होता है, इस तरह से बदलता चला जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो टॉपर लड़के होते हैं भाई, तो वो तो कह सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट हमारा आदर्श यही थे। तो कभी हमारे आदर्श अजय देवगन हुआ करते थे, फिर कभी आदर्श हमारे भगत सिंह हुआ करते थे जब हम आर्मी की तैयारी करते थे, आज भी देखो टोपी लगा हुआ है। फिर कभी हमारे आदर्श महात्मा गांधी हो गए जब सुधरने के स्टेज में आए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए। फिर संन्यास की स्थिति आई, स्वामी विवेकानंद हुए। हाँ, लेकिन बीपीएससी के लेवल में अगर देखा जाए तैयारी में, तो वही दशरथ मांझी, मैं कहूँगा दशरथ मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दशरथ मांझी का बस एक डायलॉग कहीं ना कहीं जहन घर कर गया। और मैंने मूवी भी देखा है दशरथ मांझी का, 2 बार देखा, किस तरीके से 20 साल में उस पहाड़ को काट डालना अकेले बहुत बड़ी बात है। तो पहाड़ काटने से तो बहुत आसान है बीपीएससी क्रैक करना, तैयारी करना, लगा हमको। और हम भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कि मुहिम में हम भी लग गए। और दशरथ मांझी को ही अपना आदर्श इस दौरान मान करके, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा कोई व्यक्तिगत तौर पर आदर्श उदर्श नहीं रहा है। बता तो रहे हैं कि एक बैक बेंचर के लिए कोई विशेष आदर्श उदर्श नहीं होता है, बार बार बदलता रहता है, सीधी सी बात है भाई। ठीक है। तो इधर बीच में जो स्थिति रही हमारी तैयारी करने की,
नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त करने की ही जरूरी, बीपीएससी का ही कहीं मिल जाता। अभी हमारा केवीएस में ही ठीक ठाक रहा है और वीडियो 2018 का रहा है, जो अभी 2023 में फाइनल किया है। अगर ठीक ठाक रहा तो देखो इसमें भी सकारात्मक रहेगा। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, तमाम पेपर बच गए, जो बच गए अब देना भी नहीं है, चूँकि ठीक ठाक स्थिति रही है। तो आदर्श में आप दशरथ माझी, मैं तो अपना व्यक्तिगत तौर पर दशरथ माझी को माना था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर वही बात कहूँगा मैं कि तैयारी के लिए एकदम जुट जाइए, एकदम जैसे दशरथ माझी जुटे थे उसी तरीके से, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस मुहिम को लेकर के। ठीक है। तो ये प्रश्न सर से लास्ट था, तो सभी बच्चों से दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि आपके सामने बीपीएससी ट्री 2.0 आया है, उसके लिए अगर आप बेहतरीन तैयारी करिए, जैसे सर ने बताया जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है उसके लिए हिसाब से तैयारी करिए, क्योंकि सफल हैं ये चीज़ बताएंगे आप सबके लिए, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इन्होंने बताया है इसको आप स्किप करके नहीं देखिएगा, आराम से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने बताया है। ठीक है ना, मैं आप सबके बार बार कहने से ही आप सर के ये इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि अगर इनके माध्यम से चीज़ें बताई गई हैं तो आप इन्होंने वो चीज़ किया हुआ है। ठीक ना, हवा हवाई बातें नहीं किया इन्होंने, क्योंकि अगर ये हवा हवाई बातें करते तो बहुत सारे जो असफल हो गए हैं वो भी असफल की लिस्ट में आ जाते। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा दिन रात एक कर दिया है, जिसकी वजह से इन्होंने आज सफलता बीपीएससी ट्री पीआरटी में इन्होंने 4000 रैंक प्राप्त किया है। ये मामूली बात नहीं है। तो जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ में, जो भी अपडेट प्रोवाइड की जाएगी मैं विद इन मिनट आपको हर अपडेट से रूबरू कराता रहूँगा। एग्जैक्ट ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सब लोग भी चैनल पर जुड़े रहिएगा, और जितने भी छात्र हैं लगातार पढ़ाई करिए, पढ़ाई में एक दिन भी गैप मत करिए। देखिए, आप 10 घंटे 12 घंटे मत पढ़िए, आप रेगुलर 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। ठीक है ना, और किसी बुक को आप उठा रहे हैं उसको 10 पेज, जैसे सर ने बताया 10 पेज आज हमको पढ़ना है, 10 पेज ही लगातार हमको रोज़ पढ़ना है अगर कंटिन्यू। तो इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो एक न एक दिन सफलता आपके कदमों में छू जाएगी मेरे भाई। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए। सर को हम बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देंगे। आप जहाँ कहीं भी रहें अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करते रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बीपीएससी ट्री में सफल होने के बाद ही आप यहीं रहें। आप दिन प्रतिदिन कभी आप पीसीएस के बेंच पर आगे बढ़िएगा, कभी आप आईएएस बनिएगा। हमें पता है, ये भी पता है कि आप एक जगह निर्धारित रहने वाले इंसान नहीं हैं। आप भी कंटिन्यू मेहनत करने वाले हैं, आप लगातार आगे बढ़ेंगे। तो मुझे मेरी भगवान से यही दरख्वास्त है, आपकी जो सारी मन्नतें हैं वो पूर्ण हो, आप जो चाहें वो मिले। आपके इस उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी आप काम करें एकदम सकुशल रहें। धन्यवाद बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब जुड़े रहिए। धन्यवाद।